अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। व्यक्ति अकेला होता यदि उपयोगिता नहीं होती। उपयोगिता ने व्यक्ति को बांधा और समाज बन गया। व्यक्ति अकेला होता यदि अपेक्षा नहीं होती। व्यक्ति अकेला होता यदि योग नहीं होता, संबंध नहीं होता। व्यक्ति जुड़ता है, योग की क्षमता है, जुड़ने की क्षमता है, संबंध की क्षमता है। इस संबंध की क्षमता ने व्यक्ति से समाज का निर्माण किया। योग और उपयोगिता, ये दो परस्परावलंबन के आधार बन गए। तीसरा आधार बना प्रभाव। यदि एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता तो समाज नहीं बनता। उपयोगिता, प्रभाव और योग, ये तीन आधार हैं समाज की संरचना के। व्यक्ति अकेला नहीं रहा, समाज बन गया। उपयोगिता बहुत है क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं। खाने को चाहिए, पीने को पानी चाहिए, रहने को मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, और भी न जाने क्या क्या नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें चाहिए, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अकेला व्यक्ति कभी उन सारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। उपयोगिता और अपेक्षा दोनों जुड़ी हुई है। स्वावलंबन की चर्चा मैंने की थी कि वैयक्तिकता का एक लक्षण है स्वावलंबन, किंतु सही अर्थ में थोड़े गहरे में उतरकर देखा जाए तो स्वावलंबी ये शब्द भी सापेक्ष ही है। एक अपेक्षा से ही आदमी स्वावलंबी होता है। पूरी अपेक्षा की जहां बात है वहां कोई भी स्वावलंबी हो नहीं सकता। वहां सूत्र बनता है परस्परावलंबन। एक दूसरे को एक दूसरे का आलंबन, एक दूसरे को एक दूसरे का सहारा। परस्परावलंबन के आधार पर समाज का निर्माण होता है। एक आदमी खेती करता है, दूसरा आदमी व्यापार करता है, तीसरा आदमी औजार का निर्माण करता है, चौथा आदमी खेती के साधनों का निर्माण करता है। सब मिलकर और अनाज बाजार में आ जाता है। किसान है खेती करने वाला, औजार नहीं है, हल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कहां से खेती होगी? हो नहीं सकेगी। किसान को औजार चाहिए, उपकरण चाहिए। उपकरण कहां से आएगा? एक शिल्पी हल भी बना लेता है, ट्रैक्टर भी बना लेता है, किंतु लोहा नहीं है, काठ नहीं है तो कहां से होगा निर्माण? धातु भी चाहिए, खदान चाहिए और मजदूर चाहिए जो खदान से लोहा निकाले और सप्लाई करे। इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है। परस्परावलंबन में इतना बड़ा योग है, जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अलग सा लगता है, जब चलता है तो ऐसा लगता है
पर अकेला नहीं चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ साथ सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति चल रहे। सैकड़ों व्यक्तियों की परछाई लिए हुए वह चल रहा है। पेट में रोटी है इसलिए चल रहा है, अकेला कहां चल रहा है। पत्नी रोटी न परोसे तो पति को पता चले कि कैसे चला जा सकता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, घुटने टिक जाते हैं, चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। एक आदमी चल रहा है तो उसके साथ साथ रोटी भी चल रही है। रोटी चल रही है तो साथ साथ में व्यापारी भी चल रहा है, साथ साथ में किसान भी चल रहा है, साथ साथ में औजार बनाने वाला शिल्पी भी चल रहा है। एक आदमी के साथ अनेक परछाइयां चल रही है, तब वह आदमी चल रहा है। केवल अकेला चले तो चलेगा नहीं, वह स्थिर ही होगा, गतिमान नहीं होगा, स्थितिमान होगा। हमारी गति के साथ न जाने कितने लोगों का योग है, कितने जुड़े हुए हैं। हम जब योग की बात को भुला देते हैं, इस जुड़े हुए की बात को भुला देते हैं, तो अकेलेपन की बात सोचते हैं, व्यक्तिगत बात सोचते हैं। किंतु जैसे ही हम दूसरे कोण की ओर मुड़ते हैं और ध्यान देते हैं कि योग के बिना, इस जुड़ाव के बिना कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो समाज की प्रतिमा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है और एक प्रयत्न के साथ सैकड़ों लोगों के प्रयत्न स्पष्ट उभर आते हैं। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सबका योग मिलता है तब पूरा काम बनता है। ये योग यानी संबंध इतना सूक्ष्म है, पता नहीं चलता। स्थूल दर्शन में कोई पता नहीं चलता, किंतु सूक्ष्म दर्शन में हर चरण पर उस संबंध का आभास होता है, भान होता है। अभी ये तो संबंध है। एक आदमी दूसरे के घर पर जा रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है। क्यों जा रहा है? कि संबंध जुड़ा हुआ है, वह उसे जुड़ा हुआ इसलिए जा रहा है, संबंध है। अपने मित्र के घर जाता है, अपने संबंधी के घर पर जाता है, जिसके साथ हित का संबंध जुड़ा हुआ है उसके पास जाता है। संबंध की प्रेरणा उसे वहां ले जाती है, उपयोगिता है तो वहां आदमी चला जाता है। इन तीन सूत्रों के आधार पर परस्परावलंबन की बात समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति परस्परावलंबन के बिना अपनी जीवन यात्रा को नहीं चला सकता और इस दुनिया में अपने अस्तित्व को कायम भी नहीं रख सकता। एक दूसरे पर टिका हुआ है, सचमुच टिका हुआ है। दूसरी मंजिल पहली मंजिल पर टिकी हुई और पहली मंजिल नींव पर टिकी हुई, नींव भूमि पर टिकी हुई। यदि भूमि नहीं है तो नींव नहीं हो सकती, नींव नहीं है तो पहला यानी आवास भी नहीं हो सकता, पहली मंजिल भी नहीं हो सकती और पहली नहीं है तो अगली नहीं हो सकती। अधर में कुछ भी नहीं है, सब आधार पर टिका हुआ है। जो अधर में है वह सूक्ष्म जगत है, हमारे व्यवहार का जगत नहीं है। ये व्यवहार का पूरा जगत आधार पर टिका हुआ है, इसीलिए हर बात में आधार खोजा जाता है। एक तार्किक के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, जा रहा था घी का बर्तन हाथ में लिए हुए, मन में विकल्प उठा कि
घृताधारम पात्रम पात्राधारम घृतम। घी का आधार पात्र है या पात्र का आधार घी है? विकल्प खड़ा हो गया, स्वाभाविक था, क्योंकि आधार के बिना तो कोई टिक नहीं सकता। ये तो दिख रहा था भाई घी बर्तन में है, पात्र में है, पर सोचा हो सकता है कि यह गलत तर्क हो, उल्टी बात भी हो सकती है कि घृताधारम पात्रम यानी घी पात्र को टिकाए हुए भी हो सकता है। देखूं, परीक्षा करूं, तार्किक था, और परीक्षा करने की बात आई तो बर्तन को उल्टा किया, जो होना था सो हुआ, सारा घी नीचे गिर गया, बर्तन खाली हो गया। कोई बात नहीं, घी चला गया, इसकी कोई चिंता नहीं। तर्क का ठीक निर्णय हो गया, ठीक निर्णय हो गया कि घी के आधार पर पात्र नहीं है, पात्र के आधार पर घी है। तर्क उठता है आधार का। समाज एक आधार पर चल रहा है, जहां ये परस्परावलंबन की विस्मृति होती है, वहां सामाजिक जीवन में समस्याएं पैदा होती है। वर्तमान की समस्याओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि गरीबी की समस्या उतनी भयंकर नहीं, आर्थिक समस्या भी उतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर परस्परावलंबन की समस्या है। यानी सामाजिक प्राणी है, किंतु वह सामाजिक प्राणी परस्परावलंबन का अंकन नहीं कर रहा है। दिल्ली को देखते ही ऐसा लगता है कि कितना भव्य नगर है। इधर होटल और इधर होटल। कल भाई ने कहा कि दो होटलों के बीच में शिविर में रहने का मन नहीं करता, मन सीधा होटलों की ओर जाता है, इसलिए मैं शिविर में नहीं आया। इतने बड़े होटल, इतने बढ़िया होटल, और उनमें रहने वाले इतने बड़े लोग, बड़े बड़े भवनों में, भव्य इमारतों में रहने वाले बड़े बड़े लोग जब भव्य इमारतों को देखते हैं और उनमें रहने वाले बड़े बड़े धनी लोगों को देखते हैं, तब एक प्रकार का दृश्य सामने उपस्थित होता है। किंतु उन भवनों का निर्माण करने वालों को विस्मृत करते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। परस्परावलंबन का सिद्धांत था कि सहारा लो और सहारा दो, विनिमय करो सहारे का, आलंबन का। तो परस्पर में जो आलंबन होता है, एक दूसरे के सहारे की स्मृति होती है, तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होती। चाहे अतीत में समस्या रही हो और चाहे वर्तमान में समस्या है। समस्या है परस्परावलंबन की विस्मृति की। समाज की प्रकृति है परस्परावलंबन, और जब हम समाज की प्रकृति की ही विस्मृति करते हैं, उस सीमा का अतिक्रमण करते हैं, और फिर समस्या कैसे पैदा नहीं होगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसने निर्माण किया और जिसका निर्माण में अधिकतम योग रहा, उसकी विस्मृति। यानी हर वस्तु के निर्माण में दो बातें चाहिए, एक बुद्धि, शिल्प, और दूसरा श्रम। तो पता नहीं कि बुद्धि को अतिरिक्त मूल्य दिया गया, शिल्प को अतिरिक्त मूल्य दिया गया, और श्रम को कभी अतिरिक्त मूल्य नहीं मिला, जितना चाहिए उतना ही नहीं मिला। ये बुद्धि और श्रम का असंतुलन ही एक समस्या बना हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और जब तक ये संतुलन नहीं होता है तब तक बात बनती नहीं। एक बुद्धिमान आदमी कुछ श्रम किए बिना बैठा बैठा
दिन में 1 लाख का भी अर्जन कर लेता है, 1 करोड़ का भी अर्जन कर लेता है, ज्यादा भी कर लेता है। और उसी बुद्धि में योग देने वाला जो श्रमिक है, उस बेचारे को शायद लाख, हजार, करोड़ की बात तो एक स्वप्न होगा, किंतु जीवन की आवश्यकता चलाने के लिए भी जो पर्याप्त चाहिए वह नहीं मिलता। ये जो एक असंतुलन हुआ है, इसने समाज की प्रकृति को विकृत बना दिया, और जब प्रकृति में विकृति होती है तो सारी समस्याएं पैदा होती है।